आपके साथ सृष्टि सिंह। मध्य प्रदेश की 2 सीट यानी विजयपुर और बुधनी में उपचुनाव को लेकर सियासी सरगर्मी तेज है। दोनों ही प्रमुख दल बीजेपी और कांग्रेस ने प्रत्याशियों की घोषणा कर दी है। मुकाबले के रण की तैयारी दोनों ही ओर से तेज है। इन सीटों पर किसके सिर सजेगा ताज? बड़ी खबर बड़ी बहस में आज उसी विषय पर करेंगे चर्चा, लेकिन इससे पहले एक रिपोर्ट। श्योपुर जिले की विजयपुर सीट से 6 बार के विधायक रामनिवास रावत अब बीजेपी में हैं और प्रदेश सरकार में वन मंत्री भी हैं। बीते लोकसभा चुनाव के दौरान उन्होंने कांग्रेस छोड़ बीजेपी का दामन थाम लिया। रामनिवास अब उपचुनाव में बीजेपी के उम्मीदवार हैं। वहीं कांग्रेस ने इसी सीट से पिछला चुनाव निर्दलीय लड़े मुकेश मल्होत्रा को अपना प्रत्याशी बनाया है। मुकेश मूलतः कांग्रेस से हैं, लेकिन पिछले चुनाव में उनकी जगह रामनिवास को टिकट मिलने से वह बागी के तौर पर मैदान में थे। 2023 के चुनाव में जीत रावत को ही मिली, लेकिन मल्होत्रा ने भी बतौर निर्दलीय प्रत्याशी 44,000 से अधिक यानी करीब 21% वोट पाकर मुकाबले को त्रिकोणीय बना दिया था। अब वह रावत को सीधी टक्कर देंगे। विजयपुर में कांग्रेस को 2023 में 34% वोट मिले और बागी को 21%। कांग्रेस का चुनावी गणित यही है कि पार्टी प्रत्याशी को 50% से अधिक वोट मिले तो वह अमरवाड़ा उपचुनाव में मिली पराजय का बदला बीजेपी से ले पाएगी। वहीं बीजेपी विकास कार्य, पार्टी नेतृत्व और दमदार प्रत्याशी के भरोसे को जीत को लेकर आश्वस्त है। फैसला क्षेत्र के 2.5 लाख से अधिक मतदाताओं को करना है। कांग्रेस दल बदल को अपना मुद्दा बना सकती है तो बीजेपी विकास और डबल इंजन सरकार के फायदे को अपना मुद्दा बना सकती है। इसके उलट बुधनी विधानसभा सीट से बीजेपी प्रत्याशी और पूर्व सांसद रमाकांत भार्गव को पूर्व मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान का भरोसा है। भार्गव उनके भरोसेमंद और क्षेत्र के सबसे करीबी रहे। पूर्व सीएम शिवराज सिंह चौहान बुधनी में पिछले 5 चुनाव में अपराजय रहे। खास बात यह है कि उन्होंने अपने क्षेत्र में हमेशा 60% से अधिक वोट पाए, जबकि कांग्रेस के मौजूदा प्रत्याशी राजकुमार पटेल 90 के दशक में यानी साल 1993 और 98 में इस सीट से विधायक जरूर रहे, लेकिन तब भी उन्हें 50% से अधिक वोट नहीं मिल सके। करीब 26 साल बाद वह एक बार फिर चुनाव मैदान में है। राजकुमार किरार जाति से हैं और इस वर्ग के मतदाताओं की संख्या यहाँ अधिक है। रमाकांत के राजनीतिक गुरु शिवराज सिंह चौहान भी इसी जाति से आते हैं और वह काफी पहले ही किरार वोटर्स को अपने पाले में लेने में सफल रहे। डीएनएन के लिए रवि अवस्थी की रिपोर्ट। दोनों गेस्ट जुड़ चुके हैं, पहले उनसे आपका परिचय करा देते हैं। हमारे साथ बीजेपी से वानी जी जुड़ी हुई हैं, वही कांग्रेस से हमारे साथ फराह खान जी जुड़ी हुई हैं। हमारे साथ हमारे पॉलिटिकल एडिटर रवि अवस्थी जी मौजूद है। सबसे पहले आप सभी का बहुत स्वागत है चर्चा में। वानी जी, सबसे पहले मैं आपके पास आऊंगी। देखिए, दोनों ही सीटें काफी महत्वपूर्ण है। विजयपुर और बुधनी में उपचुनाव हो रहे हैं और दोनों ही दल अपनी अपनी तैयारी करें, चाहे कांग्रेस की बात करें चाहे बीजेपी की तैयारी की हम बात करें। सबसे पहले मैं आपसे जानूंगी कि बीजेपी की क्या तैयारी और क्या लगता है कि बीजेपी 2 सीटों पर जीत हासिल करने वाली है? वानी जी। जी। और मेरे साथ में पैनल डिस्कशन में आप लोग सबको मैं प्रणाम करती हूँ। देखिए, बहुत साफ और स्पष्ट है, भारतीय जनता पार्टी जो 24 घंटे 365 दिन बिल्कुल तैयार और तत्पर रहती है, क्योंकि जन सेवा, विकास के कार्य और राष्ट्रवाद को एकदम अहम मुद्दे बनाकर जो कार्य करती है, तो निश्चित रूप से ये भी जो 2 उपचुनाव है ये जीतने ही वाली है भारतीय जनता पार्टी, इसमें कोई संदेह नहीं है। क्योंकि यहाँ पर कमल की जो विश्वसनीयता है एक बार पुनः स्थापित होने वाली है। एक बार पुनः वहाँ यहाँ के लोगों ने भारतीय जनता पार्टी कमल के में विश्वास अपना दर्शाना है और प्रधानमंत्री मोदी जी की जो रीति नीति है उनको एंडोर्स करना है। तो इसमें तो कोई दो मत नहीं है, कोई संदेह नहीं है कि यहाँ पर भी पुनः कमल खिलेगा और टोटल मध्य प्रदेश में जो पूरे सीटों का रुझान है फिर और 2 कदम आगे बढ़ेगा।
जी, चलिए फराह जी से भी उनकी तैयारी के बारे में जान लेते हैं। फराह जी, सुना आपने वानी जी को कि वो कह रही हैं कि भारतीय जनता पार्टी मुद्दों को लेकर, जनता के मुद्दों को लेकर चुनाव लड़ती है और इसलिए इन दोनों सीट पर जीत हासिल होगी। मैं आपसे जानूंगी कांग्रेस की क्या तैयारी है और क्या लगता है इन दोनों सीटों पर क्या कांग्रेस जीत हासिल करेगी? फराह जी। सीट पर ये उपचुनाव होने जा रहे हैं। जी। यकीनी तौर पर जनता ने कांग्रेस को समर्थन दिया था। जनता ने कांग्रेस के प्रत्याशियों को जिताया था। बुधनी की मैं बात छोड़ दी, जी। विजयपुर में जनता ने जिताया था। और ये बात करती है कि भारतीय जनता पार्टी जो है विकास को लेकर चुनाव लड़ती है, इनकी ये तैयारियां हैं। मैं इनसे कहना चाहती हूँ, जिस तरह से ये फर्जी इनका वो चल रहा है अभी सदस्यता अभियान, कल का पेपर में भी उनकी पोल पूरी तरह से खुल गई। गुजरात में भी जिस तरह से उन्होंने मोतियाबिंद के इलाज करने गए मरीजों को रात में उठाकर उनसे फर्जी उनको सदस्यता दिलाई। यहाँ तक कि हमारे कई ऐसे नेता हैं जिनके मोबाइल पर, कांतिलाल भूरिया जी और भी कई लोग ऐसे हैं जिनके मोबाइल पर ये मैसेज आ गया कि आप भारतीय जनता पार्टी के सदस्य बन चुके हैं। तो इसी तरह ये फर्जी, जिस तरह से फर्जी अभियान ये चला रहे हैं, सदस्यता का डींगे हाँक रहे हैं, उसी तरह इनकी चुनाव जीतने की जो तैयारी है वो भी पूरी तरह फर्जी है। अभी हाल ही में हरियाणा में भी हमने देखा कि किस तरह से ये फर्जी वोट डलाते हैं, किस तरह से ये मशीनों को अदला बदली करते हैं। वीडियो तक वायरल हो चुके हैं उनके। उस पर सुप्रीम कोर्ट में याचिका तक लग चुकी है कि 20 सीटों पर उपचुनाव होने की भी नौबत आ चुकी है। याचिका स्वीकार भी हो चुकी है। तो ये भारतीय जनता पार्टी जो है जैसे झूठा सहारा लेती है, जनता क्यों वोट देगी, मुझे ये पता है। अगर वाकई ईमानदारी से अगर चुनाव हो जाए आज के डेट में, तो भारतीय जनता पार्टी का बड़ा साफ हो जाता है। क्यों वोट देगी जनता, मुझे बता दें। मध्य प्रदेश में किस लिए देगी? क्योंकि तस्करी का अड्डा बना दिया, हिमालय खड़ा कर दिया तस्करी का इन्होंने मध्य प्रदेश में। महिलाओं की क्या स्थिति है आज आप रोज उठाकर देख लीजिए कि महिलाओं की क्या स्थिति हो गई है। रोज कितनी महिलाओं पर अत्याचार हो रहे हैं। कभी महिलाएं कितनी प्रताड़ित हो रही है कि आत्महत्या करने को मजबूर है, कहीं उनके साथ रेप हो रहे हैं। 80 साल से लेकर नवजात जो बच्चियां हैं वो तक सुरक्षित नहीं है। क्यों वोट देगी जनता इनको, मुझे ये बता दें। इसलिए वोट देगी जनता कि आपने बेरोजगारी का आलम खड़ा कर दिया है, किसका कोई उसका मुकाबला ही नहीं है कि किस तरह आपने युवाओं को बेरोजगार कर दिया है। क्यों देगी जनता इनको? कि इसलिए कि आपने पूरे प्रदेश को नशे में ढकेलने का काम किया है। 1800 करोड़ का एमडी जो ड्रग्स है वो प्रदेश में पकड़ाया जाता है। पकड़ता कौन है? गुजरात की पुलिस आके पकड़ती है। आपकी नाक के नीचे ये सब होता रहा, आपको पता ही नहीं चला। जी। क्यों देगी जनता? मैं पूछना चाहती हूँ उससे कि किस मुद्दे पर आपकी जनता वोट दी। जी, फराह जी, आपने भी जिक्र किया कि विजयपुर का आपने जिक्र किया कि वहां पर कांग्रेस को काफी भरोसा है, लेकिन देखिए रामनिवास रावत ने दल बदला है, क्या कहीं ना कहीं इससे कुछ नुकसान हो सकता है कांग्रेस को, क्या लगता है? मैं वही जनता ने तो कांग्रेस समर्थन दिया था, कांग्रेस के प्रत्याशी को जिताया था। और अभी जो हमारा प्रत्याशी है वो भी कांग्रेस का, जो हमारे आदिवासी समाज से आते हैं। तो जो सामाजिक समीकरण है, जातिगत समीकरण है और उनकी खुद की जो व्यक्तिगत जो समीकरण है, जो प्रभाव है उनका जनता के बीच में, तो यकीनन जनता फिर से विजयपुर में हमें जीत दिलाएगी। और न सिर्फ विजयपुर में, बुधनी में भी हम जीतने जा रहे हैं। बुधनी में भी हमारे जो प्रत्याशी हैं काफी प्रभावशाली है। जातिगत समीकरण के हिसाब से, सामाजिक समीकरण के हिसाब से पहले भी पूर्व विधायक वो रह चुके हैं। और मैं पूरे यकीन के साथ कह सकती हूँ कि बुधनी में भी हम जीतने जा रहे हैं। जी, सपा ने भी अपना प्रत्याशी उतार दिया है फराह जी? जी, सपा ने प्रत्याशी उतारा है बिल्कुल। लेकिन मैं फिर यही कहूंगी कि मैं जातिगत समीकरण जो है, हमारे जो राजकुमार है उसी क्षेत्र से आते हैं, उनका काफी प्रभाव है वहां पर। और हमारे काफी वरिष्ठ नेता है, कई सालों से पार्टी के लिए अपनी सेवाएं दे रहे हैं और पूरे सोच समझकर ये निर्णय लिया गया है, इनको उतारा गया है। तो इसीलिए उतारा गया है कि जीत सुनिश्चित है। जी, चलिए हमारे साथ पॉलिटिकल राइटर रवि अवस्थी जी मौजूद है। रवि जी, देखिए अपने अपने दावे हैं। भारतीय जनता पार्टी से वानी जी कह रही हैं कि हम ये चुनाव जीतेंगे क्योंकि हम जनता के मुद्दों को लेकर आगे बढ़ते हैं। वहीं अभी फराह जी को हम सुन रहे थे, उन्होंने कहा है कि भारतीय जनता पार्टी सिर्फ लोगों को ठगती है और कांग्रेस पर भरोसा ज्यादा है, यानी विजयपुर सीट का खास करके उन्होंने जिक्र किया कि कांग्रेस पर भरोसा ज्यादा है, इसलिए कांग्रेस को जीत हासिल होगी। आपसे जानूंगे। बिल्कुल मुश्किल देखिए, हालांकि अभी तो
आगाज है। अभी तो प्रत्याशी घोषित हुए हैं, नामांकन भी नहीं भरे गए हैं और 13 नवंबर को वोटिंग होना है। तो जाहिर बात है कि अभी काफ़ी घमासान देखने को मिलेगा दोनों जगह पर। देखिए चूँकि चुनाव है, भले ही उपचुनाव है, लेकिन पूरी गंभीरता के साथ दोनों ही दल जो है इसको लड़ते रहे। आप देखिए कि जहाँ तक अब पहले अगर बुधनी की बात कर लें सृष्टि, तो देखिए बुधनी में शिवराज सिंह चौहान का गढ़ रहा है। गढ़ इसलिए कह रहा हूँ कि वो लगातार 2003 के बाद से वो अपराजय रहे वहाँ पर। इससे पहले 1990 में भी विधायक बने थे, बाद में फिर वो दूसरी सीट पर शिफ्ट हुए थे, लेकिन लगातार जो है वो उन्होंने गढ़ भेजने का काम करा है और हमेशा 60% से ज़्यादा वोटिंग लीड से वो जीते हैं। 60% वोट उन्होंने पाए हैं। तो जाहिर बात है कि एक कहीं ना कहीं जो प्रभाव वाला उनका क्षेत्र रहा है और इसके चलते ही जो सांसद हैं रमाकांत भार्गव, उनके काफ़ी करीबी है, क्षेत्र में भी करीबी रहे, तो निश्चित तौर पर उन पर भरोसा जताया है पार्टी ने। तो आप देखिए, हालांकि बुधनी का समीकरण तो कांग्रेसी बखूबी जानते हैं। अब राजकुमार पटेल 1993-1998 में चुनाव लड़े थे, उसके बाद से वो उस विधानसभा क्षेत्र से ज़्यादा उनका नाता, खास सियासी नाता नहीं रहा चुनाव के मामले में। अब सवाल यही है, हालांकि वो बख्तरा मूल के हैं, बख्तरा में जाने माने नेता रहे हैं, अच्छा प्रभाव भी रहा है, लेकिन अब काफ़ी वक्त गुजर गया है। 26 सालों में काफ़ी स्थितियाँ बदल चुकी हैं। बावजूद इसके वो कड़ी टक्कर देंगे, इससे इनकार नहीं किया जा सकता, क्योंकि देखिए किरार समाज से आते हैं और किरार समाज का भी वहाँ पर काफ़ी बड़ी संख्या में मतदाता है और शिवराज जी भी उसी वर्ग से आते हैं, उसी समाज से आते हैं। ऐसी स्थिति में निश्चित तौर पर मुकाबला बुधनी में भी रोचक रहने वाला। अब समाजवादी पार्टी की तरफ से देखिए अर्जुन आर्य भी एक युवा नेता हैं और काफी समय से चर्चित रहे हैं बुधनी में, यहाँ तक कि वो बीजेपी के खिलाफ मोर्चा खोले रहे। और अब अगर उनकी मौजूदगी है तो जाहिर बात है कि कहीं ना कहीं नुकसान किसका करते हैं किसका नहीं करते, ये देखने वाली बात होगी। और अब देखिए विजयपुर में देखें तो रामनिवास रावत 6 बार विधायक रह चुके हैं 2023 के चुनाव को मिलाकर, और अब वन मंत्री भी हैं। पिछली बार उन्होंने जीत हासिल की थी और अब कांग्रेस ने जिसे प्रत्याशी बनाया वो पिछली बार बागी होकर चुनाव लड़ा था, निर्दलीय चुनाव लड़े थे जो मुकेश मल्होत्रा जी। तो अब हालांकि मुकेश मल्होत्रा ने 44,000 वोट हासिल करे थे, इसके चलते कहीं ना कहीं मजबूरी भी रही कांग्रेस की, क्योंकि एक बड़ा वैक्यूम तो पैदा हो ही गया था। तो मुकेश मल्होत्रा को प्रत्याशी बनाकर उतारा गया है। यानी कांग्रेस को उम्मीद है कि देखिए कांग्रेस को जो पहले वोट मिले थे 23 में, वो और मुकेश मल्होत्रा दोनों के व्यक्तिगत वोट, अभी देखिए कांग्रेस प्रवक्ता ने भी कहा उनका व्यक्तिगत प्रभाव है। तो ऐसी स्थिति में स्वाभाविक तौर पर कांग्रेस भी उम्मीद ये कर रही कि 50% से ज़्यादा वोट अगर मिल गए तो फिर निश्चित तौर पर विजय मिल सकती है। लेकिन देखिए चुनावी गणित यानी सियासी गणित जो जातिगत, खास करके जातिगत समीकरण इसलिए कह रहा हूँ कि दोनों ही जगहों पर इसी तरह की स्थितियाँ, खास करके शिवपुर में बसपा के उम्मीदवार की भी चर्चाएं हैं कि वो भी बसपा भी प्रत्याशी उतार सकती है, क्योंकि पिछली बार बसपा प्रत्याशी ने भी अच्छे खासे 16% से ज़्यादा वोट, 21% वोट हासिल किए थे। तो ये दिखाता है कि कहीं ना कहीं अगर देखा जाए तो अभी तो मैंने कहा ना कि आगाज है। अभी जैसे जैसे जब नामांकन वापसी की अंतिम तिथि आ जाएगी उसके बाद पता चलेगा। आप देखिए खजुराहो में किस तरह की स्थिति बनी थी कि समाजवादी पार्टी का मात्र कांग्रेस ने 1 सीट दी और एन वक्त पर वही विड्रॉ कर लिया। तो इस तरह की स्थितियां हैं, अब देखते हैं क्या बनता है। जी चलिए वाणी जी, मैं आपके पास आऊंगी। देखिए सुना आपने फराज जी को भी सुना, आपने रवि जी को भी सुना कि अगर हम मुद्दों की बात करें तो मुद्दे तो है ही, लेकिन फराज जी ने एक और चीज कही है जिस पर मैं जोर देना चाहूंगी। उन्होंने कहा है कि भारतीय जनता पार्टी यानी अगर निष्पक्ष चुनाव हो तो कांग्रेस को जीत मिलेगी, वरना तो भारतीय जनता पार्टी, जैसे हरियाणा में, उन्होंने हरियाणा का भी जिक्र किया। भाजपा के बयान दो चीजें बहुत स्पष्ट करते थे जी। निरंतर हार की माला पहन कर कांग्रेस की बौखलाहट, और अभी आने वाले उपचुनावों में भी हार की आहट। इनकी जो बयान है ये गौर दिलाने वाले हैं कि कांग्रेस के अंदर कितनी इनसिक्योरिटी है। वो जानते हैं कि वो हार के बिल्कुल किनारे पे खड़े हैं, हारने ही वाले हैं। और अब ध्यान दीजिए
कि जहाँ जहाँ कांग्रेस का अलायंस है, चाहे वो महाराष्ट्र में हो तो कहाँ है, चाहे यूपी के उपचुनाव में हो वहां भी कुछ खटास शुरू हो गई है। और यहाँ पर भी बुधनी में भी सपा का एक प्रत्याशी खड़ा हो रहा है। निश्चित रूप से संकेत ये देता है कि इंडिया गड़बड़ अलायंस टूट रहा है, इनके आपस में तालमेल नहीं है और कहीं ना कहीं असमंजस की स्थिति है। अब तो कांग्रेस प्रवक्ता ने एक तो और बिंदुओं पर टिप्पणी की, तो उसका जवाब मैं दे दूं कि जो ड्रग्स का काफिला 1800 करोड़ का मध्य प्रदेश में सीज हुआ है, उसके तार कांग्रेसी से जुड़े हुए, पाटीदार कांग्रेसी ही है। और ये जब सारी प्रक्रिया होती है इंटेरोगेशन की और ये नारकोटिक्स ब्यूरो जब कोई एक्शन लेता है तो गोपनीय तरीके से होता है, उसका ढिंढोरा नहीं पीटा जाता। ये एक संवेदनशील मुद्दा होता है और उसे लोकल अपने सपोर्ट लेकर स्थानीय पुलिस नेटवर्क और नारकोटिक्स ब्यूरो का नेटवर्क लोकल सपोर्ट लेता है और फिर इस पर कार्रवाई होती है। तीसरी चीज, कमलनाथ की जो सरकारें थी तो हम FIR भी लॉन्च नहीं कर पाते थे, परंतु अब ये मोहन यादव की संवेदनशील सरकार है, ये भाजपा की बिल्कुल तत्पर काम करने वाली सरकार है, जो सिर्फ संज्ञान ही नहीं लेती, कड़ी से कड़ी कार्रवाई भी तुरंत करती है। इसीलिए जो आपराधिक मामले हैं उनमें कटौती आई है। ये कांग्रेस का आपराधिक कार्यकाल नहीं है, बहुत स्पष्ट कर देना चाहूंगी। जहां अपराध होते हैं वहां कांग्रेसी तार जुड़े हुए मिलते हैं और यहाँ पर तो पुलिस प्रशासन तत्काल कार्रवाई करके अपराधियों को के ऊपर मामले दर्ज करता है। ये बिल्कुल अंधकार का समय नहीं है जैसे कमलनाथ का था, जहाँ FIR भी लॉन्च नहीं होती थी। पार्टी जो भी कहे, कांग्रेस पार्टी जो मर्जी बयान दे, बहुत स्पष्ट है, प्रबंध की विश्वसनीयता दिन ब दिन सब जगह बहुत अच्छे तौर पर हमें दिखाई दे रही है। और इसीलिए जहां कांग्रेस हारती है या हारने वाली है, वहां प्रशासनिक हमले पर, संवैधानिक संस्थाओं पर, EVM पर निकालती है। जहां ये जीतते हैं वहां EVM और प्रशासनिक संस्थाएं सारी सती साबित हो जाती है और जहां पर ये हारते हैं वहां उसको ये दोषी करार देते हैं। तो ये हार का टीका इनको कहीं ना कहीं छोड़ना है, अपनी पार्टी के अंदर मंथन न करके ये बाहरी रूप से इसको फोड़ते हैं और कहीं अपनी हताशा निराशा दर्ज करते हैं। जी वानी जी, देखिए एक और चीज काफी महत्वपूर्ण है कि अगर हम पिछले चुनाव की बात करें, चाहे विधानसभा चुनाव की बात करें, हम लोकसभा चुनाव की बात करें, भारतीय जनता पार्टी को महिलाओं का काफी समर्थन मिला, लेकिन कांग्रेस अभी लगातार महिलाओं को लेकर अभी आवाज उठा रही है। देखिए अभी फराजी ने भी इसका जिक्र किया कि महिलाओं को लेकर इतने अपराध हो रहे हैं, बच्चियों को लेकर इतने अपराध हो रहे हैं। अभी हम देख रहे थे कि बेटी बचाओ आंदोलन भी जी कांग्रेस से चलाया जा रहा है। अपराधों की संख्या बहुत कम हो गई है। रेप और अपराधों की संख्या कम होने के बाद ये सरकार वो सरकार है जो तुरंत इन मामलों पर संज्ञान लेते हुए एक्शन लेती है। ये पहला प्रदेश है जहां पॉस्को कोर्ट के अंतर्गत फास्ट ट्रैक कोर्ट का निर्माण होते ही मामले दर्ज हो रहे हैं और फांसी की सजाएं सुनाई जाती है। ये वो प्रदेश है जिसने महिलाओं की सुरक्षा और महिलाओं के ऊपर आपराधिक मामलों का संज्ञान लेते हुए तुरंत एक्शन लिया है। ये वो प्रदेश की सरकार है जहाँ पर पहले तो FIR भी लॉन्च नहीं होते थे। कमलनाथ जी की सरकार में FIR करने को व्यक्ति क्या तो उससे भगा दिया जाता था। ये वो सरकार है जहाँ पर पुलिस हो, प्रशासन हो, जो भी अमला इस कोई भी कार्रवाई में जुड़ा हुआ होता है उसके ऊपर भी तुरंत संज्ञान लिया जाता है। और मोहन यादव जी इन मामलों में बहुत संवेदनशील है। हम उनकी कार्रवाई की भी देखते हैं कैसे तत्पर होती है और कैसे तुरंत होती है और कैसे मामलों के ऊपर संज्ञान लिया जाता है। परंतु खोखली विचार वाली कांग्रेस इसके ऊपर भी राजनीति करती है। वो तो जिनकी हत्या होती है, जहाँ कैसी मृत्यु होती है, वो तो राजनीति मुद्दों पे नहीं करती है। तो ये महिलाओं के मामले पे राजनीति करके भ्रम फैलाने की कोशिश तो कोई नई बात है नहीं। जी चलिए फराजी से जवाब लेते। फराजी, सुना आपने वानी जी को, उनका कहना है सीधे तौर पर कि आपराधिक जो जितने भी प्रकरण है वो कम हुए हैं और कमलनाथ की सरकार में FIR तक दर्ज नहीं होती थी, लेकिन
अभी मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव की सरकार काफी संवेदनशील है, यहाँ पर तुरंत कार्रवाई की जाती है सभी मुद्दों पर, और महिलाओं को लेकर भी जो भी प्रयास होते हैं और उनको सुरक्षा प्रदान करने के लिए भारतीय जनता पार्टी लगातार अग्रसर रहती है, ये वाणी जी का कहना है। दूसरी ओर देखिए, अमरवाड़ा उपचुनाव में हमने देखा था कि उसमें भी उम्मीद लगाई जा रही थी कि कांग्रेस को अच्छा खासा नतीजा मिलेगा, लेकिन देखिए अमरवाड़ा उपचुनाव में कांग्रेस को हार मिली, और इसके बाद अब तो ये जो दोनों उपचुनाव है ये और ज्यादा महत्वपूर्ण हो जाते हैं। सबसे पहले तो मैं स्पष्ट कर दूं कि बीजेपी के ये जो प्रवक्ता होते हैं, पता नहीं कौन सी नींद में रहते हैं, ये हमेशा सपने ही देखते रहते हैं, इनको असलियत पता ही नहीं होती है कि प्रदेश में चल क्या रहा है। इनको बस एक लाइन पकड़ा दी जाती है कि आपको ये झूठ बोलना है, आपको इस झूठ पर ही चलना है, आपको सच्चाई को स्वीकारना ही नहीं है, आपको तो सिर्फ प्रोपेगेंडा चलाना है, झूठी बातें बोलना है, टीवी पर जाके भी आपको झूठ बोलना है, जनता के बीच में भी आपको झूठ बोलना है, भाषण देना है, आपको डिबेट नहीं करना है, आपको तथ्य नहीं रखना है। तो इनका ये काम ही यही करते हैं यहाँ बैठकर। इन्होंने बोला कमलनाथ जी की सरकार में FIR नहीं होती थी, मैं आपको याद दिला दूं वाणी जी, 2018 में हमारी सरकार बनी, 1.25 साल जब सरकार चली, तो आपने जब प्रदेश छोड़ा था, महिला अत्याचार में नंबर 1 पर था हमारा प्रदेश, और हमारी 1.25 साल की सरकार में ही हम 6वें नंबर पे ले आए थे। और अभी अगर 5 साल और हमारी सरकार चलती तो यकीनन स्थितियां महिलाओं की और बेहतर होती। तो यहाँ बैठकर ये झूठ बोलना आप छोड़ दें, पहले आंकड़े देखें, सच्चाई देखें, उसके बाद ये सब बातें करना कीजिए आप। और आप बात करते हैं कि आंकड़े अपराधों की संख्या कम हो गई, आपको शर्म नहीं आती, ऐसे झूठ बोलते हैं। आप मुख्यमंत्री की बात कर रहे हैं, मुख्यमंत्री तो है ही है, साथ में गृह मंत्री भी है, तो भैया होगा कैसे? आपको मुख्यमंत्री जी को इतनी तो फुर्सत है नहीं कि वो IG DIG की एक मीटिंग ले लें। आज तक एक वो मीटिंग नहीं ले पाए हैं, तो पुलिस प्रशासन ढंग से चलेगा कैसे? अरे भाई, नहीं आप कर पा रहे हैं, किसी और को प्रभार दे दीजिए, गृह मंत्रालय किसी और के जिम्मे कर दीजिए। प्रदेश की कानून व्यवस्था में तो सुधार होगा कम से कम के नहीं। हमें तो सब कुछ भैया अपने पास रखना है, सारी मलाई हमें ही रखनी है, सब कुछ हमें करना है। आप मुख्यमंत्री हैं, आप गृह मंत्री भी हैं, लेकिन जब चुनाव होते हैं दूसरे प्रदेशों में तो आप वहाँ चुनाव प्रचार में पहुंच जाते हैं। आपको अपने प्रदेश की समस्याओं का समाधान तो करना छोड़िए, जानना ही नहीं है, आपके संज्ञान में ही कुछ नहीं है। आपके खुद के शहर में क्या हो रहा है आपको ये तक नहीं पता होता। सड़कों पर बलात्कार हो रहे हैं और ये बोलती है संख्याएं कम हो रही है। मंदिर परिसर में एक 12-13 साल की लड़की अर्धनग्न अवस्था में आधी रात को घूम रही है, खून से लथपथ, किसी को कुछ पता ही नहीं है। पुलिस प्रशासन पता नहीं कहाँ ऐसी जगह पर, महाकाल की नगरी में, जहाँ पर पुलिस जी फरा जी सुन लिया मैंने आपको। एक जी समय का अभाव, एक छोटा सा कमेंट रवि जी से ले लेते हैं, उसके बाद चर्चा को फिलहाल के लिए विराम देंगे। रवि जी। अभी तो आगाज है अभी। जी फरा जी कुछ कह रही हैं आप? सच्ची जी हेलो जी आपकी आवाज मिल रही है मुझे। देखिए, जब हम लोगों को अगर आपको सुनना नहीं होता है तो बुलाया मत कीजिए। वाणी जी नहीं, मैंने आपको सुना आपकी ही बातों को लेकर। बाकायदा पूरा सुनती रही हो। नहीं, मैंने वाणी जी को भी सुना। सुनना नहीं है तो आगे से बुलाइए मत। आप सिर्फ बीजेपी के प्रवक्ताओं को बुलाइए, सिर्फ बीजेपी के प्रवक्ताओं को बुलाइए, उनका 5 पन्नों का भाषण बैठकर आप सुनिए। नहीं छोड़िए, आप मैंने बराबर समय दिया है फरा जी, मैंने समय अपने पास मेरे पास वॉच है। आप समय काउंट कर लीजिएगा, इसको पूरी रिवाइंड करके मेरे पास है। मैंने 2 मिनट का समय वाणी जी को भी दिया। कितनी देर का भाषण आपने वाणी जी का सुना है? 2 मिनट जी। सुनिएगा, फिर जवाब दीजिएगा, फिर मुझे अगली बार बुलाइएगा। जी चलिए ठीक है। रवि जी आपसे एक आखिरी कमेंट लेंगे, उसके बाद चर्चा को विराम देंगे। घमासान बचना है, आरोप प्रत्यारोप के दौर जारी रहेगा और फैसला मतदाताओं को करना है। आप देखिए कि 2023 के जो परिणाम आए थे तब भी इसी तरह की बातें थी, सब दावे प्रतिदावे थे, लेकिन परिणाम क्या रहे सबने देखा है। और मुझे लगता है कि मतदाता बहुत समझदार है, खास करके जो युवा मतदाता है वो जानता समझता है कि कौन बेहतर प्रतिनिधि रहेगा उनके क्षेत्रों के लिए। तो स्वाभाविक तौर पर उस आधार पर मतदाता अपना फैसला सुनाएंगे। मुझे लगता है कि अब 13 नवंबर का इंतज़ार करना चाहिए। ये तो खैर अब ठीक है, दोनों अपने अपने दावे, अभी तो मंच से देखने कैसी कैसी बातें सामने आएगी, तो वो भी सब देखना सुनना है। जी बिल्कुल रवि जी, चुनाव का आगाज तो हो चुका है। चुनाव का दोनों ही दलों की तैयारियां तेज हो गई है, प्रत्याशी अपने अपने घोषित कर चुके हैं।
बीजेपी अपनी प्रत्याशी घोषित कर चुकी, कांग्रेस अपने प्रत्याशी घोषित कर चुके हैं। फिलहाल हम इस चर्चा को यही विराम देंगे। मानी जी, आपको बहुत धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए। फराज जी, आपको बहुत धन्यवाद। रवि जी, आपको भी बहुत धन्यवाद हमारे साथ चर्चा में जुड़ने के लिए। तो बिल्कुल काफी महत्वपूर्ण है ये चुनाव, क्योंकि देखिए बुधनी और विजयपुर दोनों ही सीट काफी रोचक यहाँ पे मुकाबला होने वाला है। और बुधनी में तो त्रिकोणीय मुकाबला देखने को मिलेगा। कैसा होगा ये मुकाबला, कितना फायदा कौन से दल को पहुंचाएगा, ये देखने वाली बात होगी। फिलहाल बड़ी खबर बड़ी बहस में इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत, आप देखते रहिए DNN। नमस्कार।